बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नो एग्जिट। नो एग्जिट प्ले को जॉन पॉल सार्त्रा ने लिखा था। जॉन पॉल सार्त्रा एक फ्रेंच फिलोसोफर, प्ले राइटर, नॉवलिस्ट, स्क्रीन राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बायोग्राफर और लिटरेरी क्रिटिक था। 20th सेंचुरी की फ्रेंच फिलॉसफी और मार्क्सिज्म में जॉन पॉल सार्त्रा का नेम बहुत फेमस है और एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी में भी जॉन पॉल सार्त्रा का नेम काफ़ी फेमस है। इस वीडियो में हम लोग नो एग्जिट प्ले की फुल समरी भी कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए स्टूडेंट्स। जॉन पॉल सार्त्रा 21 जून 1905 में पेरिस फ्रांस में पैदा हुआ था और 15 अप्रैल 1980 में पेरिस फ्रांस में ही इसकी डेथ हो गई थी। 1964 में जॉन पॉल सार्त्रा को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, लेकिन इसने वो नोबेल प्राइज़ लेने से इनकार कर दिया था। इसने ये कहा था कि ये हमेशा से ये ऑफिशियल ऑनर्स को एक्सेप्ट नहीं करता। और जॉन पॉल सार्त्रा ने नोबेल प्राइज़ को लेने से मना करते हुए एक लाइन भी बोली थी, अ राइटर शुड नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू बी टर्न्ड इनटू एन इंस्टीट्यूशन। यानी कि एक राइटर को कभी भी खुद को एक इंस्टीट्यूशन, एक अदारा नहीं बनाना चाहिए। जॉन पॉल सार्त्रा के बारे में मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताता चलूँ कि इसका एक फेमस फेमिनिस्ट और एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर साइमन डी ब्यूवायर के साथ रिलेशनशिप था। दोनों ने शादी तो नहीं की, लेकिन ये साथ ही रहते थे। इनका रिलेशनशिप था एक ओपन रिलेशनशिप, जॉन पॉल सार्त्रा का और साइमन डी ब्यूवायर का। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नो एग्जिट प्ले की तरफ। नो एग्जिट एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फ्रेंच प्ले है। अब भाई, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फ्रेंच प्ले का क्या मतलब है, एग्जिस्टेंशियलिज्म का क्या मतलब है, बताना पड़ेगा ना। बात से बात निकलती है तो क्या करें, चलो बताता हूँ। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है कि ये एक ऐसी फिलॉसफी जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करे। जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर्स होते हैं वो इन क्वेश्चंस पर बात करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का मतलब क्या है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है और इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। इंसान की एग्जिस्टेंस की, इंसान की मौजूदगी की क्या कीमत है, क्या मकसद है और क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एग्जिस्टेंशियलिज्म पर, इस फिलॉसफी पर डिटेल में एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। Yes. अच्छा, तो नो एग्जिट ये प्ले एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फ्रेंच प्ले था। इस प्ले की ओरिजिनल लैंग्वेज है फ्रेंच और ये प्ले मई 1944 में परफॉर्म किया गया था और 1945 में ये प्ले पब्लिश हुआ था। जिस थिएटर में ये प्ले परफॉर्म किया गया था उस थिएटर का नाम था थिएटर ड्यू यॉर्क्स कोलंबियर। इस प्ले का सिर्फ एक एक्ट है और ये एक फिलोसफिकल ड्रामा है। सेटिंग ऑफ प्लेस इस प्ले की है एक ड्राइंग रूम जिसे हेल के तौर पर दिखाया गया है और सेटिंग ऑफ टाइम इस प्ले की है 1940s। इंग्लिश ट्रांसलेशंस में ये प्ले भी मुख्तलिफ टाइटल्स के साथ परफॉर्म हो चुका है। इंग्लिश टाइटल्स में नो एग्जिट प्ले के कुछ टाइटल्स ये हैं, इन कैमरा, नो वे आउट, विशियस सर्कल, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स और डेड एंड। नो एग्जिट प्ले का ओरिजिनल टाइटल है होइस क्लॉस, जिसका मतलब है क्लोज डोर। होइस क्लॉस फ्रेंच टर्म है जिसका इंग्लिश में एक और मतलब भी बनता है इन कैमरा या फिर डेड एंड, और लैटिन में इस टाइटल का ये मतलब बनता है हुइस क्लॉस टाइटल का इन द चैम्बर। नो एग्जिट प्ले का फ्रेंच टाइटल हुइस क्लॉस इस बात को ज़ाहिर करता है कि सब दरवाजे इस तरह से बंद हो चुके हैं कि कोई भी एग्जिट नहीं कर सकता उन दरवाज़ों से। कोई भी उन दरवाज़ों से ना बाहर आ सकता है और ना ही अंदर जा सकता है। नो एग्जिट यानी बाहर जाने का और अंदर आने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इस प्ले की समरी की तरफ। ये प्ले एक कमरे से शुरू होता है जो कि सेकंड फ्रेंच एम्पायर के स्टाइल में सजा हुआ है। सेकंड फ्रेंच एम्पायर जो है ये नेपोलियन थर्ड जब फ्रांस का किंग बना था तब बनी थी ये एम्पायर। 14 जनवरी 1852 से लेकर 27 अक्टूबर 1870 तक। इस दौर में फ्रांस की इकानमी भी बहुत अच्छी हो गई थी और फ्रांस दोबारा से यूरोप में एक पावरफुल मुल्क बन गया था। सेकंड एम्पायर स्टाइल को नेपोलियन थर्ड स्टाइल भी कहा जाता है और इस दौर में आर्किटेक्चर और डेकोरेटिव आर्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। यानी ऐसा समझ लें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई थी जिनमें हिस्टोरिकल स्टाइल्स का यूज़ किया गया था। तो ये रूम भी कुछ ऐसा ही है, सेकंड एम्पायर के स्टाइल में, सेकंड फ्रेंच एम्पायर के स्टाइल में सजा हुआ है। इस कमरे के अंदर 3 सोफे हैं, एक लैंप है, एक मेंटल पीस है, एक पेपर नाइफ है और
ब्रॉन्ज ऑर्नामेंट भी मौजूद है। मेंटल पीस का मतलब यह है कि फायर प्लेस के इर्द गिर्द और उसके ऊपर जो लकड़ी की या फिर पत्थर की जगह बनी होती है उसे कहते हैं। और जो पेपर नाइफ है ये पेपर्स को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कमरा हेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ मरे हुए लोग इस हेल में अब रहेंगे। एक वालेट, एक शख्स जिसका नाम जोसेफ गार्सिन होता है, उसको इस कमरे में लेकर आता है। वालेट का मतलब होता है कोई मेल सर्वेंट। गार्सिन मर चुका है और अब वो इसी कमरे में रहेगा। गार्सिन सोचता है कि वो मरने के बाद हेल में जाएगा और वहाँ पर बहुत सारी टॉर्चर डिवाइसेस होंगी, वहाँ पर आग होगी। वालेट गार्सिन को समझाता है कि मरने के बाद अब गार्सिन कभी भी सो नहीं पाएगा। फिर वालेट जल्दी से कमरे से बाहर चला जाता है और बहुत देर तक जो गार्सिन होता है वो अकेला ही कमरे के अंदर टहलता रहता है। कुछ देर के बाद वालेट एक और करैक्टर के साथ कमरे में दाखिल होता है जिसका नाम होता है आइनेस सेरानो। आइनेस सेरानो एक फीमेल करैक्टर है और ये भी इसी कमरे के अंदर रहेगी और ये भी मर चुकी है। आइनेस जब कमरे के अंदर दाखिल होती है तो वो सोचती है कि गार्सिन जो है इसको टॉर्चर करेगा हेल के अंदर, ये टॉर्चर करने वाला शख्स है, लेकिन वो गलती से ऐसे सोच लेती है। गार्सिन उसे समझाता है कि वो उसे टॉर्चर नहीं करेगा और ना ही वो टॉर्चर करने वाला काम करता है। इस रूम के अंदर कोई भी शीशा नहीं होता और कोई भी खिड़कियां नहीं होती। आइनस का गार्सिन के साथ जो बिहेव होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता और फिर ये दोनों खामोशी से ज़्यादा वक्त तक बैठे रहते हैं। आइनस गार्सिन की वजह से थोड़ा गुस्सा हो जाती है और ये दोनों आपस में बहस करनी शुरू कर देते हैं कि इतनी देर में वालेट आ जाता है। वालेट इस रूम का तीसरा और आखिरी मेंबर इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम होता है एस्टल रिगाल्ट। ये करैक्टर भी एक फ़ीमेल का करैक्टर है। जब एस्टल रिगाल्ट आती है तो जो गार्सिन होता है वो अपना फेस अपने हैंड्स में छुपा लेता है और एस्टल समझती है कि इस आदमी का फेस ही नहीं है और एस्टल उसे गलती से अपना एक्स लवर समझ लेती है और एस्टल के एक्स लवर ने सुसाइड की होती है एस्टल की वजह से। फिर ये तीनों लोग इस रूम में बैठ जाते हैं। एस्टल अपने फ्यूनरल के बारे में बताती है और गार्सिन और आइनस का भी फ्यूनरल हो रहा होता है। ये तीनों करैक्टर्स आपस में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे मरे थे। गार्सिन अपने बारे में बताता है वो ब्राज़ील की एक स्टेट रियो में एक जर्नलिस्ट होता है और एक जंग के दौरान वो भाग रहा होता है गार्सिन कि उसे कुछ लोग फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। और जो गार्सिन होता है ये अपनी बीवी के साथ बहुत बुरा सलूक करता है और किसी दूसरी औरत के साथ अपने ही घर में सोता भी है। और जो आइनस है ये अपने कज़न के साथ रह रही होती है जिसकी फ्लोरेंस नामी लड़की के साथ शादी हो जाती है। आइनस ने अपने कज़न की वाइफ फ्लोरेंस को सेड्यूस किया था जब वो उनके साथ रह रही थी और जब आइनस के कज़न को आइनस और फ्लोरेंस के गलत रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो ये दोनों औरतें आइनस और फ्लोरेंस ये दोनों कहीं बाहर चली गईं घर से और इकट्ठे रहना शुरू कर दिया फिर से इन्होंने। जो आइनस का कज़न है और फ्लोरेंस का जो हस्बैंड है वो मर जाता है और इस दुख में, इस परेशानी में फ्लोरेंस आइनस के कज़न की वाइफ से एक रात क्या करती है, गैस का चूल्हा ऑन ही छोड़ देती है और गैस ओवन के ऑन रहने की वजह से फ्लोरेंस और आइनस इन दोनों की भी डेथ हो जाती है। फिर एस्टल अपने बारे में बताती है कि उसका एक आदमी के साथ अफेयर था जिसकी वजह से एस्टल प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद एस्टल स्विट्ज़रलैंड चली गई और वहाँ पर एक लड़की को जन्म दिया एस्टल ने। एस्टल का लवर रॉजर अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहता है लेकिन एस्टल ऐसा नहीं चाहती, वो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रखना चाहती। तो वो क्या करती है, अपनी बेटी को डुबा देती है और इसकी बेटी मर जाती है। कुछ वक्त के बाद एस्टल भी निमोनिया की वजह से मर जाती है और इसका लवर रॉजर ये भी अपने सर में गोली मार के मर जाता है। एस्टल और गार्सिन की बातों से ऑडियंस को ये पता चलता है कि जब ये लोग आपस में अपनी ज़िंदगी में हुए इवेंट्स के बारे में और अपनी डेथ के बारे में बात करते हैं तो इनको ज़मीन पर वो इवेंट्स दिखाई दे रहे होते हैं। फिर आइनस, गार्सिन और एस्टल ये तीनों बात करते हैं कि ये तीनों लोग तो पहले कभी भी नहीं मिले थे ज़मीन पर जब ये ज़िंदा थे और ये मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, फिर भी इनको एक ही कमरे में क्यों रखा गया है। आइनस इन लोगों को बताती है कि ये कोई इंसिडेंस नहीं है कि इन तीनों को एक ही कमरे में रखा गया है, बल्कि इन तीनों के गुनाहों की वजह से इन तीनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया है। ये तीनों लोग ये नतीजा निकालते हैं कि इन तीनों लोगों को एक ही रूम में इसलिए बंद किया गया है ताकि ये तीनों लोग एक दूसरे को टॉर्चर कर सकें। फिर ये तीनों लोग खामोश रहने की कसम खाते हैं और बहुत देर तक चुप रहते हैं। फिर आखिरकार आइनस और एस्टल ये दोनों बातें करना शुरू कर देती हैं। आइनस एस्टल के मिरर के तौर पर एक्ट करती है ताकि एस्टल जो है वो मेकअप कर सके और आइनस इस बात को क्लियर कर देती है कि वो एस्टल की तरफ अट्रैक्टेड है। एस्टल इसलिए मेकअप कर रही होती है ताकि वो गार्सिन को अट्रैक्ट कर सके और ख़ुद को एक औरत ज़ाहिर कर सके। और जो आइनस एस्टल की तरफ अट्रैक्टेड होती है
लेकिन एस्टल आइनस के इस प्लान को रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ जो गार्सिन होता है उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि खामोशी क्यों नहीं है कमरे के अंदर। फिर गार्सिन कहता है कि उन तीनों लोगों को अपने डार्केस्ट सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए ताकि उन तीनों को पता चल सके कि वो तीनों इकट्ठे क्यों हैं। तो इन तीनों के वही डार्केस्ट सीक्रेट्स होते हैं जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए हैं कि गार्सिन एक जर्नलिस्ट था और एक वार में भागते हुए इसको गोलियां मार दी गई थी बॉर्डर पर और ये मर गया था। और इसके अलावा गार्सिन अपनी वाइफ को चीट भी करता था उसकी नज़रों के सामने ही, यानी गार्सिन किसी दूसरी औरत के साथ सोता था अपने ही घर के अंदर और अपनी बीवी के सामने। और गार्सिन अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। और एस्टल ने एक बूढ़े लेकिन अमीर आदमी के साथ शादी की थी ताकि ताकि एस्टल और उसके भाई की गुर्बत ख़त्म हो सके। और फिर एस्टल का एक लवर होता है, ये प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने बच्चे को डुबा देती है। और इस वजह से एस्टल का जो लवर होता है वो ख़ुद को गोली मार लेता है, मर जाता है। यानी रॉजर एस्टल का लवर सुसाइड कर लेता है। और आइनस इसने अपने कज़न की जो वाइफ फ्लोरेंस है उसको सड्यूस किया होता है। फ्लोरेंस आइनस के साथ रहने के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ देती है और फिर आइनस का कज़न भी मर जाता है। और इस दुख में फ्लोरेंस एक रात गैस का चूल्हा खुला ही छोड़ देती है और गैस ओवन की वजह से फ्लोरेंस और आइनस इन दोनों की भी डेथ हो जाती है। तो अपने इन गुनाहों की वजह से ये तीनों लोग आइनस, गार्सिन और एस्टल ये हेल में पहुंच चुके हैं। आइनस का जो फ्लैट होता है उसे कोई नया कपल रेंट पर ले लेता है और ये कपल आइनस की मौजूदगी के जो निशानात होते हैं उनको मिटा देता है। यानी घर को साफ़ सुथरा कर लेता है ये नया कपल कि पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर आइनस नामी लड़की रहती थी कभी। एस्टल एक लड़के में इंटरेस्टेड होती है जिसका नाम होता है पीटर। और पीटर एस्टल के डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानता होता है और आखिरकार वो भी एस्टल को बुला देता है। गार्सिन इसको भी इसके दोस्त बुला देते हैं और इसकी वाइफ, गार्सिन की वाइफ भी मर जाती है। और गार्सिन, आइनस और एस्टल ये तीनों लोग ही, यानी इन तीन लोगों की रूहें ही एक दूसरे के बारे में जानती होती हैं। बाकी इन तीनों लोगों को कोई भी शख्स याद करने वाला नहीं होता दुनिया में। गार्सिन अपने आप को एक डरपोक समझता है और आइनस भी गार्सिन को एक डरपोक ही समझने लग जाती है। गार्सिन फिर खुद को एक हीरो की तरह दिखाने की कोशिश करता है और एस्टल को सेड्यूस करता है। एस्टल जो पहले से ही आइनस की वजह से थोड़ा सा डरी हुई होती है, वो आइनस की बजाय गार्सिन की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होती है ताकि वो ये ज़ाहिर कर सके कि वो एक औरत है और वो औरत एक मर्द की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। फिर ये तीनों लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं कि अचानक से रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और इन तीनों को कोई पता नहीं चलता कि ये दरवाज़ा क्यों खुला है और ये तीनों इकट्ठे ही बैठे रहते हैं। फिर गार्सिन एस्टल को सेड्यूस नहीं करता बल्कि इस बात का इंतज़ार करता है कि आइनस गार्सिन को एक डरपोक ना समझे। इस दौरान जो एस्टल होती है ये खुद को एक औरत साबित करने के लिए पेपर नाइफ के साथ आइनस का मर्डर करने की कोशिश भी करती है। आइनस एस्टल को बताती है कि वो तीनों लोग पहले से ही मर चुके हैं और ये चाकू किसी काम का नहीं है। आइनस अपनी बात को साबित करने के लिए वो चाकू खुद को मार लेती है। फिर ये तीनों लोग अपनी बेवकूफ़ी पर हंसते हैं और इसके साथ ही ये प्ले एंड हो जाता है। ये तीनों लोग सोफ़ों पर बैठ जाते हैं और खामोशी में एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं ये तीनों लोग। अब इस प्ले के क्या क्या थीम्स हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोग कमेंट करके बताना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।